पेडागोजी के 20 क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले पूछा गया है कि एक महत्वपूर्ण तरीका जिसमें सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत व्यवहार सिद्धांत पर बनता है वो है इस पर जोर देना। पर्सनालिटी, सेल्फ एफिशिएंसी या फिर एटीट्यूड या फिर केयरफुल ऑब्जर्वेशन, ये ना बंडूरा का है। ठीक है, ये जो थ्योरी है ये बंडूरा का है, जो कि आरएचटी के सिलेबस में तो है नहीं। फिर भी अगर बंडूरा का थ्योरी देखें तो वो सबसे ज़्यादा जोर देते थे अवलोकन पर, बोबोडल पर जो वो परीक्षा किए थे। ठीक है, वो एकदम से ऑब्जर्वेशन पर ही था कि जिस तरह से हम समाज को देखते हैं, जो सीखते हैं वही हम उसी के अनुरूप व्यवहार करते हैं। ठीक है, लेकिन उत्तर दिया है कि आत्मदक्षता। आत्मदक्षता के बारे में भी वो बताए हैं कि व्यक्ति के मध्य, ठीक है, व्यक्ति के अंदर दक्षता होती है, इसीलिए वो जो है अवलोकन करके अपने अंदर वो व्यवहार को समा के फिर वो समाज में व्यवहार करता है। लेकिन ऑब्जर्वेशन ज़्यादा सही होता, लेकिन आंसर में तो दिया है कि आत्मदक्षता। मानवतावादी शिक्षण सिद्धांत किस पर जोर देता है? ह्यूमनिस्टिक लर्निंग थ्योरी हमेशा यही कहता है कि जो बच्चे हैं वो स्वतंत्र रूप से सीखें। ठीक है, जो भी सीखते हैं वो खुद करके सीखें, अनुभव करके सीखें, उन पर जो शिक्षक है वो जोर ना डाले, है ना। तो जो सही किया गया है शिक्षार्थियों की स्वतंत्रता और स्वायत्तता, ये ठीक है। इस धारणा पर कि सीखना कनेक्शन के गठन के माध्यम है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सीखना सूचना प्रक्रिया के माध्यम से होता है। मानवतावादी ये नहीं कहते हैं कि जो हम इंस्ट्रक्शन देंगे उसी के माध्यम से बच्चा सीखेगा। उत्तेजनाओं और प्रतिक्रियाओं को जोड़कर सीखना होता है, ये भी मानवतावादी नहीं कहते हैं। ठीक है, श्री राम बीजगणित पढ़ाते हैं। कक्षा के पहले दिन वे छात्रों को बताते हैं कि कक्षा में 25 छात्रों में से 5 को ए प्राप्त होगा, 6 को बी प्राप्त होगा, 7 को सी प्राप्त होगा, 4 को डी प्राप्त होगा और 3 को एफ प्राप्त होगा। श्री वाकर किस प्रकार की ग्रेडिंग प्रणाली का उपयोग कर रहे हैं? तो मानक और भारित, ये जो लिखा है इनको तो छोड़ ही दीजिए। नॉर्म रेफरेंस और क्राइटेरियन रेफरेंस, इनको अगर देखेंगे, नॉर्म में होता क्या है कि तुलना किया जाता है। ठीक है, अगर एक बालक है वो किस प्रकार से नंबर रखा है और दूसरे बालक किस प्रकार से रखे हैं, उनके बीच तुलना किया जाता है। लेकिन क्राइटेरिया में होता क्या है कि एक क्राइटेरिया बना दी जाती है, मतलब अगर 90 से 100 के बीच कोई मार्क रखा है तो उन लोगों को ए ग्रेड मिल जाएगा। फिर अगर 80 से 90 तो उनको बी। ठीक है, तो एक क्राइटेरिया हो गया कि ऐसा होगा तो ये ग्रेडिंग मिलेगा और इसके बीच अगर नंबर होगा तो बी ग्रेडिंग मिलेगा। ठीक है, तो ग्रेडिंग दिया गया है, मतलब जो है देखिए बच्चों को एक एक, मतलब एक एक ग्रेडिंग में एक एक, जो भी देखिए 25 बच्चे हैं, 25 छात्रों में से 5 को ए, यानी कि 5 लोगों का नंबर जो है आसपास है। ठीक है, तो एक क्राइटेरिया के हिसाब से उन 5 को अलग किया गया। फिर 6 को बी दिया गया तो उनको अलग किया गया। ठीक है, यहाँ पर तुलना नहीं किया गया है। जब अगर तुलना की बात आती तो क्या हो जाता? नॉर्म रेफरेंस्ड हो जाता। समावेशी स्कूल क्या करता है? सभी छात्रों की भिन्न भिन्न क्षमताओं के बावजूद उनके सीखने के परिणामों में सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध होता है। सही है, सभी छात्रों के लिए समावेशी स्कूल समान ही होता है। ठीक है, छात्रों के बीच अंतर करें। समावेशी स्कूल में कभी भी, समावेशी क्या किसी भी स्कूल में कभी भी अंतर नहीं किया जाता है। ठीक है, करना गलत है। विशेष रूप से भिन्नक्षम छात्रों के सीखने के परिणामों में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। यहाँ पर क्या लिखा गया है कि विशेष रूप से भिन्नक्षम, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, समावेशी स्कूल में हर एक जो है बच्चा होता है, सबको समान देखा जाता है। ठीक है, ये जो लिखा है विशेष रूप से कब देखा जाता है? विशेष कक्षा में देखा जाता है। ठीक है, समावेशी कक्षा में नहीं। अपनी विकलांगता के अनुरूप छात्रों के सीखने की ज़रूरतों को तय करता है, ये भी विशेष शिक्षा में होता है। ठीक है, समावेशी में नहीं होता है। 3 नंबर का जो पॉइंट है, विशेष रूप से भिन्नक्षम छात्रों के सीखने के परिणामों में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है, वैसा नहीं होता है। हर एक बच्चे को समान रूप से देखा जाता है। ठीक है, हर एक बच्चे के परिणामों में सुधार के लिए वो लोग प्रतिबद्ध होते हैं।
किसने कहा कि सीखना वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यवहार अभ्यास या प्रशिक्षण के माध्यम से उत्पन्न होता है या बदलता है? किंग्सले और गैरी दिया गया है। मुझे लगता है शायद कोई भी नहीं पढ़ के गया होगा परिभाषा वगैरह। प्री ऑपरेशनल स्टेज को कितने उपचरणों में विभाजित किया गया है? प्री ऑपरेशनल को कब होता है? 2 to 7, ठीक है। तो 2 to 4 तक एक सब स्टेज होता है और 4 to 7 तक और एक सब स्टेज, तो हो गए 2। परियोजना विधि के जनक कौन है? जब मैं बीएड कर रही थी हमें पढ़ाया गया था प्रोजेक्ट मेथड, और उसका जो जनक है किलपैट्रिक। तो मैं ऐसे याद करती थी, पी फॉर प्रोजेक्ट मेथड और पी फॉर पैट्रिक। शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण की मुख्य विशेषताएं क्या है? शिक्षक केंद्रित यानी कि शिक्षक जो है सबसे ऊपर होगा, ठीक है। ज्ञान का स्रोत शिक्षक है। अब शिक्षक सबसे ऊपर है, वही सब कुछ बोलेगा, जो भी पढ़ाएगा वो बच्चे वहाँ पर कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। तो ज्ञान का स्रोत शिक्षक है, ये सही है। सक्रिय शिक्षक निष्क्रिय छात्रों को जानकारी देते हैं, ये भी सही है। जब बाल केंद्रित होता है तब जो छात्र हैं वो सक्रिय होते हैं, लेकिन शिक्षक केंद्रित में क्या होता है, छात्र निष्क्रिय होते हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन सी शिक्षण प्रक्रिया की विशेषताएं हैं? शिक्षण में अनुभवों का पुनर्निर्माण शामिल है, ये सही है, क्योंकि जो हम सीखते हैं, ठीक है, फिर कुछ हमारे अंदर अनुभव होते हैं, उसके बाद हम कुछ नया सीखते हैं, उसमें जोड़ते हैं, फिर उसका क्या होता है, मॉडिफाई होता है, ठीक है। तो पुनर्निर्माण होता है अनुभवों का। शिक्षण गतिविधि और पर्यावरण का उत्पाद है, ये भी सही है। हम आम जिंदगी में जो कुछ भी एक्टिविटीज़ करते हैं, हमारा एनवायरनमेंट जैसा होता है उसमें से हम सीखते हैं, ठीक है। तो उसका एक प्रोडक्ट ही है लर्निंग। शिक्षण जरूरी नहीं कि सुधार का उन्नतीकरण हो। देखिए, इसको यहाँ पर सही बताया गया है। क्यों बताया गया है? जो सीखने का मतलब क्या है कि जो हमारा बिहेवियर है उसमें चेंजेस लाना, ठीक है, परमानेंट चेंजेस। लेकिन कभी ये नहीं कहा जाता है कि उसमें बस इम्प्रूवमेंट ही हो, ठीक है। मतलब जो हम सीखते हैं वो हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में सीखें, ये ज़रूरी नहीं। सीखना का मतलब ये नहीं है। कभी कभी होता क्या है, बच्चे गलत चीज़ें भी सीखते हैं, तो क्या वो उनका इम्प्रूवमेंट है? नहीं है ना। तो ये होता है। अगर आप शिक्षण प्रक्रिया की विशेषताएं भी आपके पास बुक होगा देखेंगे तो वहाँ पर ये डायरेक्टली लिखा है ये लाइन, ठीक है। आज ये टीच लिखा है, लर्निंग डोज नॉट नेसेसरीली इम्प्लाई इम्प्रूवमेंट। डैश सामग्री पाठ ध्वनि ग्राफिक्स गति वीडियो और एनिमेशन को जोड़ती है। तो ऑडियो में तो देखिए हम सिर्फ सुनेंगे, तो अगर एक नंबर कट गया तो उधर से 4 ऑल ऑफ दी अबव नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ऑडियो उधर से कट गया। अब रहा मल्टीमीडिया वीडियो में ये बताया जाता है कि जो स्थिर होता है या फिर गतिशील, ठीक है, लेकिन जो पहले से रिकॉर्डेड होता है बस उसी को दिखाया जाता है, इसीलिए मल्टीमीडिया यहाँ पर सही दिया गया है। और ये देखिए एक इमेज है मल्टीमीडिया, जहाँ पर आपको जो क्वेश्चन में पूछा गए हैं वो सारे हैं, टेक्स्ट, इमेजेस और वीडियो, एनिमेशन, ऑडियो, ग्राफिक्स, हर चीज़ आप मल्टीमीडिया में कर सकते हैं, ठीक है। नीचे शिक्षण विधियों और दृष्टिकोणों की एक सूची दी गई है, उनमें से कौन सा व्यक्तिगत दृष्टिकोण है? यानी कि जो बच्चे होते हैं उनको इंडिविजुअली देखना पड़ेगा, ठीक है। तो किस विधि में? प्रदर्शन विधि में इंडिविजुअली नहीं देखा जाता है, ठीक है। तो जो ये 1 वाला है ये तो कट ही जाएगा। तो 1 नंबर ऑप्शन और 4 नंबर ऑप्शन में 1 है तो वो दोनों कट जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए मॉड्यूलर दृष्टिकोण आधारित शिक्षण, इसमें क्या होता है, जो इसमें व्यक्तिगत रूप से देखा जाता है बच्चों को, ठीक है। हर एक बच्चे का जो क्षमता क्या है और किस तरह से अधिगम की शैली क्या है, इसको दृष्टि में रखकर उसको टीचिंग दी जाती है। और योजना आधारित शिक्षा, इसमें भी जो है बच्चों की व्यक्तिगत क्षमता को देखा जाता है। व्यक्तिगत शिक्षण तो ऐसे ही लिखा है व्यक्तिगत, तो ये भी सही होगा, ठीक है। बाकी रहा सहयोगी विधि। सहयोगी विधि में किसी बच्चे को आप पर्सनली तो नहीं देख सकते हैं, वहाँ पर उसके दोस्त भी उसके साथ होते हैं, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा इंडिविजुअलाइज्ड। तो सही होगा 3 नंबर ऑप्शन 2, 3 और 4, ठीक है। सतत और व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षक को पाठ्यक्रम पूरा करने में मदद करना। सतत और व्यापक मूल्यांकन हम किनका करते हैं? बच्चों का करते हैं। वहाँ पर बच्चों का मूल्यांकन करना है, ठीक है।
शिक्षक का सिर्फ इतना वहाँ पर काम रहता है कि अगर वो ठीक से नहीं पढ़ा रहा है तो मूल्यांकन के जरिए उसको अपने जो विधि होती है, टीचिंग विधि, उसमें चेंजेस करना है। वो पाठ्यक्रम पूरा करेंगे, इसके लिए सीसी का मतलब कोई मदद करे, ये सीसी का कोई मुख्य उद्देश्य नहीं होता है। ठीक है। विचार प्रक्रिया पर जोर देना और संस्मरण पर जोर ना देना, ये सही है। सिर्फ सीसी क्या, स्कूल में जो कुछ भी पढ़ाया जाता है उसका एक ही लक्ष्य होता है कि बच्चा जो है विचार करे। ठीक है, खुद सोचे, उसका जो तर्क शक्ति है, विचार शक्ति है, उसका विकास हो। कभी भी ये जो रट्टा मारना एक चीज़ होती है, इसको हमेशा मतलब इस पर जोर नहीं देना चाहिए, जो कि ये रूल्स वगैरह कहते हैं। ठीक है, वरना हम तो रट्टा मार ही देते हैं ना। बच्चों की प्रगति से माता पिता को संतुष्ट करना। माता पिता संतुष्ट हो ना हो, इससे क्या है, कोई आज की दुनिया में फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, सीसी कहता है कि बच्चों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान देना है, माता पिता का कोई लेना देना नहीं है। चाहे माता पिता संतुष्ट हो ना हो, लेकिन बच्चे का अपना विकास होता रहेगा। ठीक है। अधिकारियों को स्कूल की गतिविधि की निगरानी करने में मदद करना। अधिकारी निगरानी करेंगे नहीं करेंगे, कैसे करेंगे, ये चीज़ जो है सीसी नहीं समझता है। ठीक है। शिक्षण के मूल्यांकन में शामिल है शिक्षण से पहले, शिक्षण के दौरान और शिक्षण के बाद मूल्यांकन, आत्म मूल्यांकन, औपचारिक और अनौपचारिक प्रक्रियाएं, छात्रों के लिए प्रतिक्रिया और सिखाना सीखने की प्रक्रिया। यहाँ पर देखिए पूछा क्या गया है, असेसमेंट फॉर लर्निंग, और 2 नंबर ऑप्शन देखिए, सेल्फ असेसमेंट, आत्म मूल्यांकन, इसे क्या कहते हैं, असेसमेंट आज लर्निंग कहते हैं। तो इसको तो देखते ही काट देंगे। ठीक है, तो 2 नंबर गया, तो 2 नंबर ऑप्शन और 4 नंबर ऑप्शन भी गए। ठीक है। 1 नंबर क्या है, शिक्षण से पहले, शिक्षण के दौरान और शिक्षण के बाद मूल्यांकन, ये तीनों ही शामिल होते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग में। ठीक है। और उसके बाद क्या है, औपचारिक अनौपचारिक। असेसमेंट फॉर लर्निंग यानी कि सपोज जब टीचर पढ़ा रहा है तभी अगर उसने कुछ क्वेश्चंस पूछे और उस पर फीडबैक दिए तो वो क्या हो गया, इनफॉर्मल हो गया। ठीक है, मतलब कोई फॉर्मल वे में नहीं हुआ, ऐसे ही पूछते पूछते पूछ दिए। लेकिन अगर वहीं पर कोई मतलब एक टॉपिक ख़त्म हुआ और उसका क्या है, टीचर जो है टेस्ट किए, फिर मार्क्स भी दिए। ठीक है, और फिर फीडबैक दिए, तो वो क्या हुआ, एक फॉर्मल वे में हुआ। ठीक है, तो ये जो 3 नंबर है असेसमेंट फॉर लर्निंग, ये फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है। उसके बाद है छात्रों के लिए प्रतिक्रिया और सिखाना सीखने की प्रक्रिया। फीडबैक तो होता ही है, असेसमेंट फॉर लर्निंग का मतलब ही है फीडबैक, तो ये तीनों सही होंगे। अपने प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यों पर छात्रों के काम का एक संग्रह किस रूप में जाना जाता है, रूब्रिक, फाइल, डाटाशीट और पोर्टफोलियो। ज़्यादातर पूछा जाता है रूब्रिक, चेकलिस्ट और पोर्टफोलियो के बारे में। ठीक है, रूब्रिक होता क्या है, ये एक स्कोरिंग गाइड के रूप में काम देता है। और पोर्टफोलियो देखिए, आप लोग कभी देखे भी होंगे, अपने जो भी एक बच्चा स्कूल में जो कुछ भी प्रदर्शन करता है, ठीक है, हर एक चीज़ के बारे में पोर्टफोलियो में वर्णन होता है। और ये पोर्टफोलियो मतलब स्कूल में जब तक रहता है बच्चा तब तक काम आता है। सपोज एक 6 स्टैंडर्ड में बच्चा है तो उसके बारे में पोर्टफोलियो में सब कुछ है। फिर वो जब जाएगा 7th स्टैंडर्ड में तो उसके टीचर को वो पोर्टफोलियो दे दिया जाएगा। ठीक है, ताकि उसको पता चले कि इस बच्चे में क्या क्या क्षमता है, क्या क्या कमियां हैं। ठीक है, तो पोर्टफोलियो यहाँ पर सही हो जाएगा। इसमें क्या क्या रहते हैं, बच्चा जो भी वर्क करता है, ठीक है, जो भी वो टास्क करता है, हर एक चीज़ का रिकॉर्ड रहता है। किसमें टेस्ट नॉर्म्स एक ज़रूरी शर्त नहीं है, मतलब कोई बिना कुछ क्राइटेरिया हो, बिना मतलब कोई नॉर्म क्राइटेरिया कुछ भी नहीं हो। जैसे कि सपोज ये हमारा क्या होता है, RHT एग्ज़ाम। ठीक है, यहाँ पर क्या बताया गया है कि 20 मार्क का पेडागोजी आना है, तो 20 मार्क का पेडागोजी आ ही जाएगा। ठीक है, क्राइटेरिया बना दी गई है। और क्या है, 130 मार्क का हिंदी, तो 130 मार्क का हिंदी आएगा।
लेकिन तो ये होता है स्टैंडर्डाइज टेस्ट, ठीक है। यानी कि मतलब एक रहता है, एक क्या रहता है, एक प्लानिंग रहती है पहले से कि ऐसे ऐसे होना है, ये क्वेश्चन आना है, इतने नंबर के इतने क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। तो बताया गया है कि किसमें टेस्ट नॉर्म्स एक ज़रूरी शर्त नहीं है। ये होता है टीचर में टेस्ट। टीचर में टेस्ट में होता है क्या है, जो शिक्षक होते हैं ना वो अपने हिसाब से टेस्ट कराते हैं, कोई उसमें नॉर्म क्राइटेरिया वगैरह कुछ नहीं रहता है, ठीक है। उनका मर्जी, वो सिर्फ MCQ डाल दें, क्लास टेस्ट में सिर्फ एक ही क्वेश्चन दें जिसको कि 15 मार्क डाल दें, वो अपनी मर्जी से उसको बनाते हैं। तो इसीलिए इसको यहाँ पर टीचर में टेस्ट को क्या कहा गया है कि इसमें नॉर्म्स जो है एक ज़रूरी शर्त नहीं है। और टीचर में टेस्ट में होता क्या है कि ऐसा नहीं होता है कि मतलब हमें बच्चों की तुलना करना है इसीलिए हम टेस्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। बस बच्चे कितना समझे हैं, कहाँ पर कमियां हैं, उसको देखने के लिए टीचर क्या करता है, टेस्ट करता है, ठीक है। लेकिन स्टैंडर्डाइज टेस्ट में होता है नॉर्म्स और क्राइटेरिया वगैरह रहता है कि मतलब एकदम से क्या दिया जाता है, कंक्लूजन दे दिया जाता है, ठीक है। वहाँ पर फीडबैक का कोई मतलब वो मौका ही नहीं रहता है। निम्नलिखित में से लोकतांत्रिक शिक्षण रणनीति की पहचान करें। जैसे कि लोकतांत्रिक मतलब कि वहाँ पर बच्चे शामिल हों, ठीक है। लोकतांत्रिक शिक्षण रणनीति, वहाँ पर बच्चे शामिल होना चाहिए। तो लेक्चर में क्या होता है, शिक्षक अपना लेक्चर सुनाता है, बच्चे चुपचाप सुनते हैं, बच्चे वहाँ पर निष्क्रिय रहते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन में भी क्या होता है, जो शिक्षक है वो बच्चों की जो भी व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं उनको ध्यान में रखकर पढ़ाता है, लेकिन वही बस प्रदर्शन करता है और बच्चे देखते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर क्रमादेशित अनुदेश, यहाँ पर भी शिक्षक क्या करते हैं, छोटे छोटे खंडों में विभाजित करते हैं जो भी टॉपिक पढ़ाना है, और बच्चों को ध्यान में रखते हुए, बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए वो पढ़ाते हैं। लेकिन जो प्रोजेक्ट है इसमें होता क्या है, बच्चे खुद शामिल हो जाते हैं, ठीक है, बच्चों के द्वारा ही कराया जाता है। इसीलिए प्रोजेक्ट को यहाँ पर क्या बोला गया है कि लोकतांत्रिक शिक्षण रणनीति। शिक्षार्थी को शिक्षण का अनुभव प्रदान करने के सही क्रम का चयन करें। एक सूत्र आपने पढ़ा होगा कि मूर्त से अमूर्त की ओर जाना, ठीक है। यानी कि जो प्रत्यक्ष है पहले उसको समझना, बच्चा पहले उसको जानता है, उसके बाद वो जो उसके सामने नहीं होता है जो वस्तु, उसके बारे में जानता है, ठीक है। यानी कि जो अमूर्त वस्तु होता है उसके बारे में कल्पना करके सीखता है। उसके बाद जो चीज़ शिक्षक को पढ़ाना है वो शिक्षक उसको पढ़ाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्रत्यक्ष अनुभव, तो बच्चा क्या करता है, अपने सामने वो अनुभव करता है, चीज़ों को प्रत्यक्ष रूप से देखता है, अनुभव करता है। क्षेत्र यात्राएं, तो इन दोनों में अंतर ही क्या रह गया, दोनों तो सेम है ना। क्षेत्र यात्राएं में भी तो बच्चा क्या करेगा, प्रत्यक्ष अनुभव ही करेगा, तो वो जो अमूर्त चीज़ों के बारे में वो यहाँ पर नहीं जान पाएगा, जो कि जानना जरूरी है। उसके बाद दृश्य प्रतीक, इसको भी बच्चा देख सकता है, प्रत्यक्ष अनुभव और क्षेत्र यात्राएं, ये तो तीनों ही सेम हो गए। दृश्य प्रतीक, मौखिक प्रतीक और क्षेत्र यात्राएं, यहाँ पर भी बच्चे को क्या है, जो अमूर्त चीज़ों के बारे में नहीं पता चलेगा। 2 नंबर में क्या है, प्रत्यक्ष अनुभव, यानी बच्चे को पहले मूर्त चीज़ों के बारे में बताना है, जो उसके सामने है, जो बच्चा जो चीज़ों को देख सकता है उनके बारे में। उसके बाद काल्पनिक अनुभव, जो बच्चा नहीं देख सकता जिन चीज़ों को, ठीक है, उनके बारे में बच्चे को बताना है, एक इमेजिनेशन तैयार करना है, ठीक है। उसके बाद प्रदर्शन, उसके बाद जो चीज़ शिक्षक को पढ़ाना है वो बच्चे के प्रत्यक्ष अनुभव और काल्पनिक अनुभव को जोड़ के वो बता सकता है शिक्षक, ठीक है। विकासात्मक पठन विकार को क्या कहा जाता है, पठन विकार होता है डिसलेक्सिया। अगर लेखन के संबंधी विकार तो हो जाता है डिस्ग्राफिया, और अगर कैलकुलेटिंग जो भी समस्या होते हैं उसके रिलेटेड वो होता है डिसकैलकुलिया, और अगर भाषा संबंधी है तो डिस्प्रेक्सिया। IQ तो नहीं है, सिलेबस में तो नहीं दिया गया है बुद्धि के संबंधी, लेकिन यदि बच्चे का IQ सीमा पूछा गया है कि 26 से 50, तो बच्चा किस श्रेणी में आता है, इसका मैं एक टेबल दिखाती हूँ आपको। ये है एक टेबल जो कि लेविन एंड मार्क्स
इनके द्वारा क्लासिफिकेशन है, ठीक है, आईक्यू का। बहुत सारे लोगों ने क्लासिफाई किए हैं आईक्यू का, लेकिन इन दोनों का जो क्लासिफिकेशन है यहाँ पर आपको आपका जो है क्वेश्चन मिल जाएगा। पूछा गया है ना मोरन्स और इम्बेसाइल, ठीक है। उसके बाद सुपेरियर और जीनियस पूछा गया है। तो जीनियस वाला तो वो ऊपर ही रहता है, हमेशा सबसे ऊपर रहता है। सुपेरियर तो हो गया यहाँ पर देखिए 125+, मोरन 50+, इम्बेसाइल जो है 25 से 49 इम्बेसाइल, ठीक है, जो कि आपके क्वेश्चन में है। तो आपने टेबल में देखा कि 26 से 49 था, ठीक है, इम्बेसाइल वही पूछा गया है। निम्नलिखित में से दृश्य सहायक की पहचान कीजिए। दृश्य सहायक तो पिक्चर है जिसको सिर्फ बच्चा देख सकता है। वीडियो टेप में तो सुन भी सकता है ना, और सिनेमा भी देख सकता है, सुन सकता है, और देख भी सकता है, सुन भी सकता है। फिल्म भी देख सकता है, सुन सकता है। अगर सिर्फ देखेगा तो वो है पिक्चर।